जय हिंद बच्चों, मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 गणित हिंदी माध्यम संबंध तथा फलन के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, इसको समझने से पहले हम आपको बता दें कि चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि वो इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, यानी कोई समुच्चय ए है जिसमें किसी समतल में स्थित जितने भी बिंदु हैं वो सभी बिंदु हैं और इनके बीच रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है? R इज इक्वल टू पी क्यू, पी और क्यू के बीच रिलेशन दिया है और ये दिया हुआ है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, याद रखे रहिए, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q से मूल बिंदु के दूरी के बराबर है। द्वारा प्रदत्त संबंध R में एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ ले। क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि समतल में स्थित बिंदुओं का कोई समुच्चय है और उसमें संबंध है, संबंध P और Q का है। P और Q का संबंध ये है कि P मूल बिंदु से, मूल बिंदु यानी 0, 0 से P की दूरी मूल बिंदु से Q के दूरी के बराबर है और यह एक तुल्यता संबंध है, आपको सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध के लिए आपको पता है कि सबसे पहले स्वतुल्य दिखाएंगे, फिर सममित दिखाएंगे, फिर संक्रामक दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, तो देखें स्वतुल्य संबंध के लिए क्या है। स्वतुल्य संबंध में आपको पता है कि एक ही चीज होती है, तो दोनों के बीच रिलेशन यानी पहले और दूसरे के बीच रिलेशन सेम होता है। तो अगर हम देखें कि मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से P के दूरी के बराबर होगी, ये आप ध्यान में रखे रहिएगा। मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से ही P के दूरी के बराबर होगा, अतः संबंध स्वतुल्य होगा। अब इसके बाद तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि संबंध स्वतुल्य होगा। अब इसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध में दो चीजें होती हैं कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से भी होना चाहिए। तो अब देखें आप यहां पर, अगर मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से बिंदु Q के दूरी के बराबर है, तो अगर मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से बिंदु Q के दूरी के बराबर है, तो इसका अपोजिट मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी मूल बिंदु से बिंदु P के दूरी के बराबर होगा, अतः संबंध सममित हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा, इन सारी बातों को आप लिख करके बताएंगे। इसके बाद जो थर्ड केस आते हैं, थर्ड केस में संक्रामक संबंध होता है। तो संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए अगर हम तीन बिंदु लें
एक बिंदु P ले लें, दूसरा बिंदु Q ले लें, तीसरा बिंदु R ले लें। तो ध्यान से देखें, अगर मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, ध्यान से देखें, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से बिंदु Q के दूरी के बराबर हो, और फिर मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी मूल बिंदु से बिंदु R के दूरी के बराबर हो, तो उस स्थिति में मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से बिंदु Q के मूल बिंदु से बिंदु R के दूरी के बराबर होगा। तो संक्रामक में यही होता है कि जो संबंध पहले का दूसरे से है, अगर वही संबंध दूसरे का तीसरे से है, और फिर वही संबंध पहले का तीसरे से है, तो संबंध संक्रामक संबंध होगा। तो संबंध यहाँ संक्रामक भी हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब इसके बाद आगे इसमें आगे ये भी कहा जा रहा था कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0 0। बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0 0। इसका मतलब 0 0 आपको पता है कि मूल बिंदु होता है, तो आपसे कह रहा है कि P इज नॉट इक्वल टू 0, यानी P इज नॉट इक्वल टू 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि यह बिंदु P जो है अब मूल बिंदु पर नहीं है, यह P जो है अब मूल बिंदु पर नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। जरा ध्यान देखें प्रश्न में कि प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई बिंदु P है, यहां देखिए कोई बिंदु P है और P का निर्देशांक 0 0 नहीं है, P इज नॉट इक्वल टू 0 0। तो P 0 0 नहीं है, इसका मतलब कि मूल बिंदु नहीं है। तो मूल बिंदु नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं XY, और इसका केंद्र O है जिसका निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक आपको पता है कि 0 0 होगा। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर P, Q और R प्रश्न के अनुसार मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के बराबर है और मूल बिंदु से R की दूरी के बराबर है, तो मूल बिंदु से P की दूरी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, मूल बिंदु से Q की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, मूल बिंदु से R की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। और हमें पता है कि मूल बिंदु से वृत्त की ये विशेषता होती है कि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। तो अगर वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए, वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस वृत्त का जो केंद्र है वो O है और उसका निर्देशांक 0 0 है, ये मूल बिंदु है, और वृत्त पर ही स्थित P Q R हैं जो कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर हैं। तो इस प्रकार आपसे पूछा ये जा रहा था कि सिद्ध कर दीजिए कि ये P Q R वृत्त को निरूपित करते हैं, चूंकि वृत्त की ये विशेषता होती है कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं तो निश्चित रूप से P Q R वृत्त के परिधि पर पड़ेंगे, और इस प्रकार सिद्ध होता है कि ये P Q R जो है वृत्त का निर्माण करेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 11 आप सबको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सब लोग वीडियो को लाइक भी करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सबको अच्छी तरह से समझ में आवे, और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 भी लगभग इसी के जैसा है,
हमको ध्यान पूर्वक देखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, ए जो है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ए में जितने भी त्रिभुज हैं सब हैं यक्ष सच दैट यक्ष समतल में स्थित एक त्रिभुज, समतल में स्थित एक त्रिभुज। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए के अंतर्गत जितने भी त्रिभुज होंगे सभी त्रिभुज आ जाएंगे। और फिर देखें आपसे कह क्या रहा है, रिलेशन दिया हुआ है T1 T2। तो T1 T2 का मतलब, T1 का मतलब पहला त्रिभुज, T2 का मतलब दूसरा त्रिभुज। T1 ट्रायंगल 1, T2 ट्रायंगल 2। तो आपसे कह रहा है कि T1 एवं T2 एक समरूप त्रिभुज हैं द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो यहां भी हमको तुल्यता संबंध ही सिद्ध करना है। तो चले ध्यान पूर्वक देखें, समुच्चय ए समतल में स्थित जितने भी त्रिभुज हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। और T1 T2 को दिया हुआ है कि ये एक समरूप त्रिभुज है। तो अब इनको दिखाना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो इसके लिए आपको स्वतुल्य दिखाना होगा, सममित दिखाना होगा, संक्रामक दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। तो ध्यान दीजिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होगा। तो अगर स्वतुल्य संबंध के लिए हम एक ही त्रिभुज को लेंगे तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। तो जब कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है इसका मतलब ये हुआ कि संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। इसके बाद दूसरे संबंध की हम बात करें तो दूसरा संबंध है सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए क्या होगा, सममित संबंध को हम देखें तो सममित संबंध में दो त्रिभुज होंगे। और दो त्रिभुज में अगर हम मान लीजिए दो त्रिभुज T1 और T2 लेते हैं, पहला त्रिभुज T1 है और दूसरा त्रिभुज T2 है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि T1 T2 समरूप है। तो अगर T1 T2 समरूप होगा तो T2 और T1 भी समरूप हो जाएगा। यानी पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होगा तो दूसरा त्रिभुज भी पहले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। अतः संबंध सममित संबंध हो जाएगा। अब थर्ड में हम देखेंगे संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा, इसको आप जरा ध्यान पूर्वक देखें। संक्रामक संबंध में हम तीन त्रिभुजों को लेंगे। यहां पर मान लीजिए पहला त्रिभुज T1 है, दूसरा त्रिभुज T2 है और तीसरा त्रिभुज T3 है। तीन त्रिभुज हम ले लिए। और देखिए संक्रामक में क्या दिखाना होता है कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का तीसरे से होना चाहिए और फिर वही संबंध पहले का तीसरे से होना चाहिए। तो जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, अगर हम T1 और T2 को बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 और T2 समरूप त्रिभुज हैं। T1 और T2 समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर T1 और T2 समरूप त्रिभुज हैं और फिर T2 और T3 समरूप त्रिभुज हैं, तो अगर T1 T2 समरूप त्रिभुज है, T2 T3 समरूप त्रिभुज है, तो T1 जो होगा वो T3 के समरूप हो जाएगा।
तो आपने देखा कि अगर पहला दूसरा समरूप है, फिर दूसरा तीसरा समरूप है, तो पहला और तीसरा भी समरूप हो जाएगा। इस प्रकार संबंध संक्रामक संबंध है। तो फिर अभी आपने देखा कि संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। इतना क्लियर हुआ। फिर आगे आपसे कह रहा है कि 3 त्रिभुज हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 त्रिभुज है। इसी क्वेश्चन में फिर आगे भी आपसे कहा जा रहा है कि 3 त्रिभुज हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, फिर दूसरा त्रिभुज ये है, और फिर तीसरा त्रिभुज ये है। पहले त्रिभुज को हम T1, दूसरे त्रिभुज को T2 और तीसरे त्रिभुज को T3 से रिप्रेजेंट करें। तो आगे इसमें कहा है कि 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3, 4 चेंज हो सकते हैं लेकिन 5 चेंज नहीं होगा। और इसके बाद 5, 12 और 13 भुजा वाला समकोण त्रिभुज T2 है। इसकी भुजा आपको दी गई है, 5 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया हुआ है। ये कर्ण चेंज नहीं हो सकता, ये भुजाएं आपस में चेंज हो सकती हैं। फिर इसके बाद आगे तीसरा त्रिभुज T3 दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है 6, 8, 10। तो अगर ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इन तीनों त्रिभुजों पर विचार कीजिए, इन तीनों त्रिभुजों पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। परस्पर संबंधित होने का मतलब कि कौन से 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज तभी होंगे, यहां पर देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज तभी होंगे जब इनकी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। आपको पता है, आप निचली कक्षाओं में पढ़े हैं, साइड 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 समरूपता कसौटी थे। तो साइड 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 एस 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 समरूपता कसौटी का हम उपयोग करेंगे और देखेंगे कि किसका किसके साथ संबंध है। तो चले देखें, अगर हम पहले और दूसरे को लें तो देखिए पहले और दूसरे को लेने पर क्या हो रहा है। देखिए तो हम इसका पहले वाले त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज के लंब का अनुपात, इसका लंब 3 है और इसका लंब 5 है। फिर इसका कर्ण 5 है और इसका कर्ण 13 है। हम भुजाओं का अनुपात निकाल रहे हैं। फिर इसका आधार 4 है और दूसरे वाले का आधार 12 है। तो अब आप देख रहे हैं कि इनके अनुपात अगर 4 से इसको कट कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/5 = 5/13 = 1/3। तो आप देख रहे हैं कि भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि T1 और T2 समरूप नहीं है। अब जरा T2 और T3 को भी देख ले, T2 और T3 समरूप हैं कि नहीं। तो चलिए इनकी भुजाओं के अनुपात हम देखें तो T2 का लंब 5 है और T3 का लंब 6 है। फिर इसका कर्ण हम देखें, T2 का कर्ण देखें तो ये 13 है और इसका कर्ण देखें तो 10 है और इसका अगर आधार देखें तो 12 है और इसका आधार 8 है। अगर इसको भी हम कट कर दें, देखिए तो 4 से कट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी ये हो गया 5/6 = 13/10 = 3/2। तो यहाँ देख रहे हैं पहले वाले में भी ये अनुपात बराबर नहीं थे, पहले दूसरे के अनुपात बराबर नहीं है, फिर दूसरे और तीसरे के भी अनुपात आपस में बराबर नहीं है। अब हम देखेंगे पहले और तीसरे वाले को। तो देखिए पहले और तीसरे, पहले का लंब 3 है, पहले का लंब 3 है
और दूसरे का लंब अगर तीसरे का लंब हम देखें तो तीसरे का लंब 6 है। यहाँ ऊपर लिखते हैं, चलिए देखिए पहले और तीसरे के लिए, पहले का लंब हम यहाँ लिख रहे हैं, पहले का लंब 3 है और तीसरे का लंब 6 है। फिर पहले का कर्ण हम देखें तो 5 है और फिर दूसरे का कर्ण हम देखें तो 10 है। पहले का आधार हम देखें 4 है और तीसरे का आधार हम देखें तो 8 है। इसको अगर हम कट कर दें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो हम देख रहे हैं कि पहले और तीसरे के भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं। तो अगर पहले और तीसरे के भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पहला और तीसरा त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो पहला और दूसरा त्रिभुज समरूप नहीं है, इसका मतलब कि पहला और दूसरा एक दूसरे से संबंधित नहीं है। फिर दूसरा तीसरा भी समरूप नहीं है, इसका मतलब कि दूसरा तीसरे से संबंधित नहीं है। लेकिन पहले त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात और तीसरे त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले और तीसरे त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित हैं। यही आपसे पूछा जा रहा था कि T1, T2, T3 में कौन एक दूसरे से संबंधित है। तो T1 और T3 एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ये सलूशन हुआ। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अन्य स्टूडेंट को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप कहें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।